हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जमान अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्टडीज। आई होप यू ऑल डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्टडीज। सो टुडे व्हाट वी विल स्टडी, आज हम लोग हमारा जो चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन उसका सबसे एंड पार्ट पढ़ेंगे, द कंक्लूजन पार्ट। एज पर आई से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था इन द प्रीवियस वीडियो कि हम लोग आज नेपोलियन बोनापार्टे की जो लास्ट लाइन है कंक्लूजन पार्ट, जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे की रूलिंग आइडियाज के बारे में लिखी है, बट मैं आप लोगों को नेपोलियन बोनापार्टे की लाइफ के बारे में बताऊंगी, स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, सो दैट आप उनको बेटरली जान पाओ कि एक पर्सनालिटी है नेपोलियन बोनापार्टे जो एक टाइम फेज में बुरे हैं, बट हम उन्हें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज देखें या लॉ के सेटअप वाइज देखें तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम वो एक बेटर पर्सनालिटी, वो एक अच्छे इंसान है। क्योंकि हम जब भी नेपोलियन बोनापार्टे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ इविल डिक्टेटर, बहुत बेरहम आदमी या बहुत क्रिमिनल माइंडेड आदमी, बहुत तरह का इस तरह का आइडियोलॉजी इंसान के दिमाग में आता है। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप लोग जानो हु इज एग्जैक्टली नेपोलियन बोनापार्टे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उनका माइंडसेट क्या था, वाई ही इज नेपोलियन बोनापार्टे, वो इस तरह के डिक्टेटर क्यों बने, ठीक है। वाई ही वॉज इन सो मच ऑफ पावर, उन्हें इतना पावर से लगाव क्यों था। वाई ही वॉन्टेड टू बी अ डिक्टेटर, क्योंकि वो तो एक मिलिट्री कमांडर थे। वाई ही वॉन्टेड टू बी अ डिक्टेटर, वाई ही वॉन्टेड टू रूल ओवर, ठीक है। सो ये आज हम लोग जानेंगे, फिर आप लोग डिसाइड करोगे ही इज अ गुड और अ बैड पर्सनैलिटी, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि हम अपने बुक से बाहर भी कुछ चीजों को स्टडी करें। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा बुक की लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ें। सो लेट गेट स्टार्टेड अबाउट द नेपोलियन बोनापार्टे। दिस मैन ही इज अ फ्रेंच स्टेटमेंट, ठीक है, वो एक फ्रेंच स्टेटमेंट थे और वो हमारे मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है। सबको पता है कि वो एक मिलिट्री लीडर थे नेपोलियन बोनापार्टे। ही वॉज बोर्न इन कॉर्सिका, वो कॉर्सिका एक जगह है, वहां पैदा हुए थे। इन अ माइनर नोबल फैमिली, बहुत ज्यादा वेल्दी फैमिली नहीं थी उनकी, ठीक है। ऑन 5th of August 1769 नेपोलियन बोनापार्टे कब पैदा हुए थे? ऑन 15th of August। अगर आप देखो स्ट्रैटिकल वाइज तो नेपोलियन बोनापार्टे जो कि इस तरह के आइडियोलॉजी में सबकी स्ट्रैटेजी माइंड अगर सेट है तो एक बुरा इंसान, लेकिन वो पैदा कब हुए थे? 15 अगस्त के दिन। ही वॉज बोर्न ऑन 15th August 1769, ठीक है। तो ये थी उनका इंट्रोडक्शन कि वो एक नोबल कॉर्सिका जगह पे एक नोबल माइनर फैमिली में जन्म लिए थे 15th of August 1769 में। वो एक फ्रेंच स्टेटमैन था और एक मिलिट्री लीडर था, जो कि सबको पता है। एंड ही इज नोन टू बी अ कॉन्करर, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ही इज नोन टू बी अ कॉन्करर एंड अ मिलिट्री लीडर, जिसने अर्ली 19th सेंचुरी में मच ऑफ द यूरोप को अपने अंडर में कर लिया था। हाफ ऑफ द यूरोप या मोर देन हाफ ऑफ द यूरोप को जीत लिया था, कॉन्कर कर लिया था। वो इस तरह के लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। ये तो था उनका इंट्रोडक्शन पार्ट। सो लेट्स गेट अबाउट समथिंग, उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे की फैमिली में कौन कौन थे? नेपोलियन बोनापार्टे, हिज फादर, अगर हम बात करें उनके फादर की, हिज फादर वाज अ लॉयर, ठीक है। हिज फादर वाज अ लॉयर, हिज मदर वाज अ नॉर्मल हाउसवाइफ, आप कह सकते हो, इन देयर फैमिली। और उसके बाद ये तो था उनकी मदर और फादर का। जब वो अर्ली एज में आए तो उन्होंने एक लेडी से शादी की, ठीक है। वो उनका मेंटालिटी उस टाइम पे सिर्फ पावर का था, तब तक उनके दिमाग में पावर माइंडसेट आ चुका था। ही मैरिड अ वुमेन, ही डिडंट मैरिड अ गर्ल, ही मैरिड अ वुमेन, मतलब कि एक ऐसी औरत से उन्होंने शादी की जो उनसे उम्र में 6 साल बड़ी थी और जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, ठीक है। हर नेम वाज जोसेफाइन, ठीक है, उनका नाम था जोसेफिन। तो जोसेफिन नाम था उनका, उनसे उन्होंने शादी की इन, आई थिंक, मुझे लगता है कि दैट टाइम पीरियड वाज कि जब उन्होंने अपने लाइफ में पावर को टेस्ट करना स्टार्ट किया था। तो उन्होंने एक ऐसे लेडी से शादी की जो उनसी उम्र में कितनी साल बड़ी थी? 6 साल बड़ी थी, और जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे। एंड दैट इज इन द ईयर ऑफ 1796, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट उससे हंसने लगा। जबकि जब जोसेफिन अपने 40s वाले ईयर में चली गई और तब तक नेपोलियन बोनापार्टे को उनके एम्पर, उनके पूरे किंगडम को संभालने के लिए, नेपोलियन किंगडम को संभालने के लिए कोई सक्सेसर नहीं मिला, देन ही डिवोर्स्ड हर, उन्होंने जोसेफिन को डिवोर्स दे दिया। और 1810 में उन्होंने ऑस्ट्रिया के एम्परर की बेटी से शादी की। हर नेम वाज मैरी लुइस, ठीक है। उनसे उन्हें एक बेटा हुआ जो उनका सक्सेसर बना, नेपोलियन बोनापार्टे की किंगडम का सक्सेसर बना। उसका नाम क्या था? किसको पता है कि उनके बेटे का नाम क्या था? उनके बेटे का नाम था नेपोलियन फ्रांसियो चार्ल्स जोसेफ चार्ल्स बोनापार्टे करके कुछ था। बहुत लंबा नाम है, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, लेकिन इतना पता है कि हिस्ट्री में उसे बोनापार्टे 2 कहा जाता है।
ठीक है, हिस्ट्री में उसे नाम दिया है नेपोलियन टू। क्यों? क्योंकि उसका जो रूल करने का जो तरीका था वो नेपोलियन से बहुत ज्यादा मैच करता था, तो उन्हें नेपोलियन टू का नाम दिया गया। जिस तरह से उन्होंने उसके बेटे ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कॉन्करिंग करना स्टार्ट किया, या जिस तरह से वो रूल आउट करते थे लोगों को, उसे एक टाइटल दिया गया, किंग ऑफ रोम। ठीक है, तो ये तो था नेपोलियन के फैमिली के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग नेपोलियन के करियर के बारे में। नेपोलियन एक आम सा बच्चा था जो एक माइनर नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, जिसके फादर एक नॉर्मल से लॉयर थे। ठीक है, वो एक कॉर्सिका जगह पे पैदा हुए थे। वहां की नॉर्मल सी स्कूल में उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। फिर एट द एज ऑफ 11 और 12 इस एज में आकर के, मुझे लगता है 1919 में, बहुत जब उन्होंने अपनी अकेडमिक्स पूरी कर ली तो फिर वो मिलिट्री ट्रेनिंग में गए। ठीक है, फिर उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन करी और एट द एज ऑफ 28, ठीक है, वो मिलिट्री में कंटिन्यू थे। फिर एट द एज ऑफ 28 उन्हें मिलिट्री कमांडर बना दिया गया, उन्हें वहां का ब्रिगेडियर बना दिया गया। ठीक है, वो ब्रिगेडियर बन गए और फिर उसके बाद उन्हें हेड ऑफ द आर्मी, इटली के हेड ऑफ द आर्मी का पोस्ट मिल गया। नेपोलियन बोनापार्टे मात्र 28 साल की उम्र में अपने आर्मी ट्रूप के कौन बन गया? ब्रिगेडियर बन गया। और इसके कुछ टाइम के बाद वो द होल टीम ऑफ इटली, इटली का जो पूरा आर्मी था उसके क्या हो गए? हेड हो गए, द सुपीरियर कमांडर हो गए। ठीक है, तो हेड हो गए। इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी ही इज हैविंग। उन्हें पता है हिस्ट्री में क्या कहा जाता है? स्ट्रैटेजिक जीनियस कहा जाता है। हिस्ट्री में नेपोलियन बोनापार्टे को, नेपोलियन को जितने बुरे फेज में भी देखा जाता है, उसे एक स्ट्रैटेजिक जीनियस के नाम से जाना जाता है कि स्ट्रैटेजी में उसका कोई तोड़ नहीं, जीनियस है। एंड ही इज अ नेवर गिव अप मैन। उसने कभी भी अपने एंड से एंड टाइम में भी, जब उसकी किंगडम डूब रही थी या जब वो हारा, तो उसने हार नहीं मानी है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन का माइंडसेट पता है क्या? नेपोलियन इस तरह के क्यों थे? Why he wanted to be dictate? Why he wanted to be a ruler? वो रूलर क्यों थे? क्यों? क्योंकि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट और जो ये है ना हमारे आपके जूलियस सीजर, इनके स्टेप्स पे चलते थे। ठीक है, नेपोलियन किसके स्टेप्स फॉलो करते थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर के। और ये दोनों इंसान कौन है? ये दोनों महान शख्स हमारे इतिहास के द ग्रेट कॉन्करर है। तो ये उनके फुटस्टेप पे चलते थे। इनकी भी आइडियोलॉजी थी, ही वांटेड टू बी अ ग्रेट कॉन्करर, ही वांटेड टू बी अ ग्रेट इन्वेडर, ही वांटेड टू बी अ जीनियस लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड जूलियस सीजर। और इन्हें जूलियस सीजर का टैग मिला भी था। एक टाइम पे नेपोलियन को इस तरह से देखा जाता था कि उनके काम करने का तरीका, उनका स्ट्रैटेजी जो तरीका था, जिस तरह से वो इन्वेड करते थे, उन्हें जूलियस का टैग दिया जाता था, ही इज जस्ट लाइक जूलियस। तो वो उनके कदमों पे चलते और उनके लिए किंगडम को फ्लोरिश होना इंपॉर्टेंट था। उनके लिए किंगडम में क्या था? पावर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो जहां भी रूल करें। इसीलिए नेपोलियन ने क्या किया था? वो जो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी था ना, उसे वापस से रीइंट्रोड्यूस किया था। क्यों? क्योंकि उनके लिए इकोनॉमी बहुत मायने रखती थी और जब वो रहेगा तो इकोनॉमी सेटअप हो गया। अगर स्लेवरी को ड्रॉप पूरी तरह कर दिया, काम कौन करेगा? इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? ये था उनका स्टार्टिंग का फेज। इसके बाद बच्चों हमने देखा कि 1799 में नेपोलियन को डिक्टेटर प्रूफ कर दिया गया था। उन्होंने क्या किया था? डायरेक्टरी रूल को अबॉलिश कर दिया था पार्लियामेंट्री ट्रूप के साथ मिल करके। उसके बाद नेपोलियन ने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। नेपोलियन इमर्ज कब हुए? बाय फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। सबसे पहली गवर्नमेंट नेपोलियन ने फॉर्म की विद द हेल्प ऑफ 3 काउंसिल्स। ठीक है, वो उनका इमर्जेंस था, सबसे पहला स्टेज जब वो इमर्ज होना शुरू हुए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहां की एजुकेशन को रिफॉर्म करना शुरू किया, वहां के लॉस को रिफॉर्म करना शुरू किया। एंड ही क्रिएटेड अ नेपोलियनिक कोड। ठीक है, नेपोलियनिक कोड उन्होंने क्रिएट किया, जिसमें क्या था? जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजियस को उन्होंने अलाउंस दिया। और ये जो था ना, बाय बर्थ जो नोबिलिटी को बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिलते थे उसको डिनाई कर दिया कि अब सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजियस होगा। और बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे नोबिलिटी को, उसको खत्म कर दिया। और इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस वो बहुत ज्यादा इमर्ज होने लगे। एंड द ईयर ऑफ 1804 उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया द एम्परर ऑफ द फ्रांस। फिर वो यूरोप की क्या बन गए? एम्परर बन गए। ठीक है, एंड ही डिक्लेयर हिमसेल्फ द एम्परर। फिर वहां के एम्परर बन गए। वहां वो डिक्टेटर पूरी तरह से, पहले तो वो सिर्फ रूल में इन्वॉल्व, सी द स्ट्रैटेजी ही इज हैविंग। उन्होंने एक ऐसा सर्कमस्टांसेस बनाया, खुद को इमर्ज किया उन्होंने खुद ही। और उनका इमर्जेंस सबसे पहले उनका स्टेप था वहां की गवर्नमेंट को फॉर्म करना। आज भी बच्चों फ्रांस में जो लॉ फॉर्म हुए है ना, जो लॉ फॉर्म हुए उसका बेसिक फाउंडेशन पता है क्या है? नेपोलियनिक कोड। जो नेपोलियन ने जो कोड सेटअप किया था ना, ये जो लॉ का जो बेसिक बाउंड्री लाइन है, वो उसी कोड पे वहां की लॉ बनी है। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या किया, जैसे ही वो इस स्टेज में आए, मच ऑफ द यूरोप उन्होंने क्या कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है, एक पे एक जीत वो हासिल करते गए। इन द ईयर ऑफ 1805 उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल की, जिसके वजह से उन्हें बहुत अच्छा टैग मिला था। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के वहां पे सबसे बड़े, हम कह सकते हैं वहां के सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया। किसको? द बैटल ऑफ ऑस्ट्रिया। द बैटल ऑफ ऑस्ट्रिया नेपोलियन जीत गए। ठीक है, और उस जीत ने, दिस विक्ट्री गेव हिम अ सिग्निफिकेंस नेम, उसे एक नाम दिया था। अब वो नाम क्या था आपको पता है? द ग्रेटेस्ट कमांडर ऑफ मिलिट्री इन हिस्ट्री। इस जीत की वजह से जो ऑस्ट्रिया, बैटल ऑफ ऑस्ट्रिया जीत गए, इतनी बड़ी जगह को उन्होंने कॉन्कर्ड कर दिया। ऑस्ट्रिया की आर्मी को हराना इज नॉट अ बच्चों का गेम, इज नॉट अ कप ऑफ टी, लेकिन उन्होंने उस आर्मी को हराया। और उस आर्मी को हराने के बाद इन्हें एक टैग दिया गया, जिस टैग का नाम था द ग्रेटेस्ट कमांडर ऑफ मिलिट्री इन आवर हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट कमांडर का नाम, टैग दिया गया नेपोलियन को। ठीक है, लेकिन इसके बाद नेपोलियन ने एक गलती की, उन्हें एक स्ट्रैटेजी अपने आर्मी को और स्ट्रांग बनाना था। तो 1812 में नेपोलियन ने क्या किया कि रशिया में अपनी आर्मी मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट की, जो उनकी लाइफ की सबसे डिजास्टर्स डिसीजन में साबित हुआ। सबसे डिजास्टर, उनकी किंगडम को डुबाने का, उनके पावर को लूप डाउन करने का सबसे बड़ा गलती था। उन्होंने रशिया में मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट की, वो अपने मिलिट्री को स्ट्रांग करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे रशियन आर्मी ने बहुत अच्छे से एक गेम खेला। रशियन आर्मी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई रिट्रीटी की। जब भी नेपोलियन उन पे अटैक करने जाते थे, वो अपना रिट्रीटी का पॉलिसी निकाल लेते थे। और रिट्रीटी का पॉलिसी की वजह से जो वहां के लोग थे, इसका जो मतलब रिट्रीटी के जो कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें फ्रांस के लोगों को बहुत कुछ सफर करना पड़ा। कोल्ड, हंगर, डिजीज, लैक ऑफ मनी, ये सब कुछ होने लगा। और रशियन का कंटिन्यूअस अटैक होने लगा नेपोलियन पे। नेपोलियन उन पे बैक ऑफ करते, वो रिट्रीटी वाला पॉलिसी अपनाते, बट रशियन उन पे अटैक कर रहे थे। वहां के लोगों का हंगर, सब तो वॉर में इंगेज थे, इकोनॉमी कहाँ से आती देश की। इस वजह से सबसे पहला ड्रॉप डाउन हुआ हमारे नेपोलियन के किंगडम का। यहाँ पर नेपोलियन ने अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, सबसे बड़ा सपोर्ट जो नेपोलियन के लाइफ में था, द सपोर्ट ऑफ देयर आर्मी, उनकी जो आर्मी की सबसे बड़ी सपोर्ट थी, वो उन्होंने खो दिया इन द ईयर ऑफ 1810। लेकिन बच्चों, इसके बाद भी नेपोलियन हार नहीं माने। इन 1813 उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस रशिया पे क्या किया, हमला करने का साज लिया कि मुझे फिर से हमला करना है, मुझे जीतना। बिकॉज ही वॉन्टेड द एम्परर, ही वॉन्टेड टू इन्वेड रशिया। वो रशिया को इन्वेड करने पहुंचे, बट रशिया ने क्या किया था, सारे फॉरेन कॉलोनेशन के साथ वो लोग साथ में जुड़ गए थे। प्रूशिया, रशिया, ये सारे देश मिल गए और इन सब लोगों ने नेपोलियन को हरा दिया। यहाँ पर नेपोलियन 1830 में जो बैटल किया था, जिस बैटल को नाम दिया जाता है द बैटल ऑफ नेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेपोलियन की पहली हार हुई थी। यहाँ पे नेपोलियन डिफीट कर गए, हारे नहीं, जीते नहीं, हार गए। और ये हार के बाद उन्होंने खुद को 1804 में सरेंडर कर दिया। ठीक है, और सरेंडर करने के बाद उन्हें एक आइलैंड, द आइलैंड ऑफ एल्बा, इटली में ये आइलैंड है, वहां एक्साइल कर दिया गया, वहां आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन नेपोलियन यहाँ पे हार नहीं माने, वहां पर आइसोलेट हुए, वहां पे एग्जाइल होने के बाद उन्हें अपनी थ्रोन छोड़नी पड़ी। 1804 में उन्होंने खुद को सरेंडर किया और वो एल्बा के एक आइलैंड पे इटली में जाकर के एग्जाइल्ड हो गए। ठीक है, लेकिन वहां पर उन्होंने हार नहीं मानी। उसके जस्ट एक साल के बाद वो वहां से भाग निकले। भागने के बाद वो कहाँ पहुंचे? भागने के बाद वो पेरिस पहुंचे लुई 16 के साथ, जहाँ पे पेरिस के लोगों ने उनका खुले दिल से वेलकम किया। अपने साथ 1000 सपोर्टर लेके वो वापस वहां पहुंचे और फिर वो फ्रांस में एंटर किए। वहां से शुरू होता है नेपोलियन का द डेज ऑफ 100। नेपोलियन का 100 डेज कंपेनिंग जो शुरू होता है ना, उनके आखिरी के 100 दिन, उनके ट्रूप के, उनका जो कह सकते हैं लेगेसी के 100 डेज यहाँ से उनके स्टार्ट हुए। और इस 100 डेज में वहां के लोगों ने उनका पूरा सपोर्ट किया। नेपोलियन का हर तरह से लोग, जो नेपोलियन कहता गया वो वहां के लोग करते गए। और फिर उन्होंने फिर से क्या किया, उनके ऊपर हमला बोल दिया वहां पर फ्रांस जाने के बाद। अब तो फ्रांस के लिए वो कौन था? फ्रांस के लिए वो एक एनिमी था, वो एक दुश्मन थे, देश के दुश्मन थे। रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ये सारे देश, बेल्जियम गए, सब साथ मिल गए और इन लोगों ने फिर से साथ में क्या किया, उन्हें हराने का कोशिश किया। और यहाँ पर नेपोलियन की जिंदगी की सबसे बड़ी हार हुई। उस हार का नाम क्या था? द बैटल ऑफ वाटरलू। उसके बाद इन्होंने एक नई बैटल स्टार्ट की, द डिजास्टर्स बैटल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। उनकी लाइफ की सबसे बड़ी बैटल, द बैटल ऑफ वाटरलू।
जिसमें ये सारे लोग एक तरफ थे और नेपोलियन एक तरफ थे। यहाँ पे नेपोलियन बुरी तरह से हार गए, यहाँ पे नेपोलियन फिर से हार गए, और यहाँ पे नेपोलियन हार गए। इसके बाद क्या हुआ, उन्हें फिर से अपने थ्रोन को छोड़ना पड़ा, और फिर से वो अब कहाँ चले गए, ही वॉज थ्रोन इन द आइलैंड ऑफ हेलिना, सेंट हेलिना। उन्हें सेंट हेलिना वाले आइलैंड में एग्जाइल कर दिया गया, ठीक है। वहां पे सेंट हेलिना वाले आइलैंड पे वो एग्जाइल हो गए, लेकिन उन्हें वहां पे एग्जाइल करने की एक रीजन थी, वो वहां से भी भागना चाहते थे, वो वहां से भी भागना चाहते थे, बट वो वहां से भाग नहीं पाए। जो सेंट हेलिना थी वो लास्ट आइलैंड थी उनकी लाइफ की, वो लास्ट एक सेटअप था जहां पे नेपोलियन ने अपने पावर को फाइनली ड्रॉप कर दी, क्योंकि वो अब उनकी उम्र हो चुकी थी। आखिरी के दिन उन्होंने सेंट हेलिना आइलैंड जो है ना, दिस आइलैंड सेंट हेलिना, वहां उन्होंने गुजारे, लेकिन वहां भी नेपोलियन ने हार नहीं मानी। वो अपना, जब लोग सोच रहे थे कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं, नेपोलियन बिजी थे अपना लेगेसी को ड्राफ्ट करने में। ही वॉज बिजी इन ड्राफ्टिंग हिज लेजेंड, वो अपने आप को, वो खुद का लेजेंडरी फॉर्म करने में बिजी थे। थ्रू व्हाट, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। वो बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रहे थे, अपने लाइफ, अपने पॉलिसीज, अपने वर्क, अपने बैटल्स के बारे में बताने लगे। और इसने जन्म दिया था एक बुक को, मेमोराइजिंग ऑफ सेंट हेलिना, ठीक है। मेमोराइज ऑफ सेंट हेलिना एक बुक हुई जो पूरे यूरोप में बहुत फेमस हुई, जो नेपोलियन के सारे व्यूज और सारे जितने भी इंटरव्यूज ले गए उसका रिजल्ट था, जिससे लोग नेपोलियन को जान पाए और बेटर तरह से। तो नेपोलियन मरते मरते भी खुद को लेजेंड प्रूफ करके मरे। सी, ही इज अ नेवर गिव अप मैन। उन्होंने खुद को लेजेंड प्रूफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, खुद को एक इन्वेडर प्रूफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एंड यस, फाइनली इन द ईयर ऑफ 1821 ऑन May 5th नेपोलियन बोनापार्टे मर गए। बट वो किसी कॉन्कर या किसी तेर या कमान से नहीं मरे। ही डायड बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ स्टमक कैंसर। और इसके बाद नेपोलियन ने इस चीज को प्रूव करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें गिल्टी फील कराने के लिए, या अपनी लेगेसी, अपनी पावर दिखाने के लिए, आप देखोगे नेपोलियन की जितनी भी पेंटिंग्स, उनका नेपोलियन का हाथ पेट के अंदर रहता है, ऐसे उनका जैकेट रहता है, एंड हिज हैंड इज लाइक दिस। वो क्यों रहता है, क्योंकि वो अपने पेंटिंग से ना ये पोर्ट्रे करना चाहते, दुनिया को बताना चाहते कि वो सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर स्टमक पेन, और इस तरह से वो मरे। बिकॉज ही इज अ लेजेंड, ही इज अ नेवर गिव अप मैन, ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। वो लोगों को ये बताना चाहते, इसलिए जितनी भी पेंटिंग उन्होंने उस आइलैंड पे भी बनवाई, वो इसी तरह से बनवाई, दैट ही सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर पेन ऑफ स्टमक, ताकि वो लोगों को बता सके, गिल्ट फील करे कि जब वो इतने दर्द में थे तो वहां पर क्या था, कोई भी नहीं था, क्योंकि उनकी फैमिली तो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और उन्हें इस आइलैंड पे अकेला एग्जाइल कर दिया गया था, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। एंड यस, हमारे फ्रेंच में जितनी भी चेंजेस उन्होंने की, वो क्या थी, प्रॉपर्टी वाला चेंज, वहां के लॉज को चेंज। अभी भी लॉ का जो बेसिक फाउंडेशन है वो नेपोलियन कोड से ही मिलता है, ठीक है, लेपोनॉय कोड जो उन्होंने बनाया था। एंड यस, ही इज अ बैड मैन, बट वी शुड नेवर फॉरगेट ही इज अ स्ट्रैटेजिक जीनियस। वो हिस्ट्री के वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक जीनियस में से एक है। उनके मरने के बाद लोगों ने ये एक्सेप्ट किया दैट ही इज अ स्ट्रैटेजिक जीनियस, एंड ही इज नेवरदलेस विद जूलियस सीजर एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। और उसके बाद उन्होंने एंड में भी अपनी लेगेसी, द रिफॉर्म ही इज डन इन द एजुकेशन, द लॉ ही क्रिएटेड, ठीक है, द लेगेसी ही क्रिएटेड, ये सब के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ये सब क्रिएट कर दिया, जो बेसिक लॉ है वहां का, फर्टर्निटी, लिबर्टी, रिपब्लिक, ये सब कुछ को एक लाइफ दी नेपोलियन ने, ठीक है, बेसिक। वरना आज भी वहां के नोबल फैमिली जो थे, नोबिलिटी फैमिली रूलिंग होते, उन्हें प्रिविलेज दी जाती। वहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजियस नहीं होता, लिबर्टी नाम की कोई चीज नहीं होती, फर्टर्निटी नहीं होती। लेकिन इसको बेसिक राइट किसने दिया, नेपोलियन ने, उसके नेपोलियनिक कोड ने और उसके इमर्जेंस ने, ठीक है। दो ही इज अ बैड मैन, बट एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही इज अ गुड स्ट्रैटेजिक मैन, क्योंकि उसने अपने लोगों के बारे में सोचा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो ये टॉपिक थोड़ा लंबा चल गया, बट आई वांटेड यू ऑल टू नो। अभी भी बहुत सारा देश जो है, बहुत सारा देश उसके बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को सेट करने का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ना बच्चों, वो फाउंडेशन जिसपे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ले करता है, उसका आइडिया उसे नेपोलियनिक कोड से ही मिला था, जो कि नेपोलियन ने बनाया था। सो वी शुड नेवर फॉरगेट ही इज अ लेजेंड। Okay, so that's all for today. See you in the next class. In the next class, we will be discussing the question answer of this chapter. So be ready with your pen and paper or a notebook, whatever you want.
ओके बच्चों, एंड यस, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता है इस चैप्टर के दौरान, इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे एक्सप्लेनेशन में कहीं पे मैं ज्यादा बोल रही हूँ या बहुत स्पीड बोल रही हूँ या मेरी बातें समझ नहीं आती, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों. टिल देन स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू स्टडी अ लिटिल बिट. थैंक यू बच्चों.